अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी, वॉइस ऑफ द डे में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जोन 5 में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से। ख़ास तौर पे आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो नई आबादकारी हुई है, जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर जो सेक्टर्स थे वो ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है मज़ीद आबादी की। इस तरह ये सोचा गया कि जो बैरदई आबादी है वहाँ पे एक नया जो है वो जोन 5 के अंदर हाउसिंग का जो है वो एक इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जो CDA की NOC और LOP से मशरूत था। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में आबादी भी हो चुकी है, प्लॉट लग चुके हैं, सोसाइटियाँ बन चुकी हैं। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या लोगों के मसाइल हैं, इसके ऊपर आज हम तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अतीक फराज साहब, जो कि इस जोन 5 को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। आज हम इनसे सवाल रखेंगे इनके सामने कि यहाँ पे लोगों के यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, क्या जो एक F6 या F सेक्टर या इस्लामाबाद के जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पे प्लॉट की क्या कीमत है, और यहाँ पे क्या प्लॉट की जो है ना वो कीमत है, वहाँ पे क्या लोगों को सहूलियात मिल रही हैं और इस जगह पे लोगों को क्या सहूलियात मिल रही हैं। और ख़ास तौर पे आज हम फाइलों के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे और लोगों के मसाइल के ऊपर बात होगी कि जो काफ़ी ज़्यादा लोगों के इसके अंदर मसाइल भी मौजूद हैं और इदारों के अंदर भी कुछ मुख्तलिफ दरख्वास्तें गई हुई हैं। ये भी हम तफसीली बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अतीक साहब, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं इस स्टूडियो के अंदर जो आवाज़ इस्लामाबाद है। जी शुक्रिया जो साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। डॉक्टर साहब, मेरा जो पहला सवाल है, सबसे पहले माशाल्लाह आप बड़ा अरसा हो गया है ये ग्राउंड जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये जो पटवार का रीजन है और ये जो जोन 5 है, इसके ऊपर आपकी एक बड़ी गहरी वर्किंग भी है। आज जो सबसे पहला सवाल है वो मैं स्टेप वाइज आपके सामने जो है ना वो रखता जाऊँगा। स्वां गार्डन के हवाले से बताइएगा कि जो स्वां गार्डन हाउसिंग सोसाइटी है इसके अंदर कितनी बेहतरी आई है और यहाँ पे लोगों के मसाइल क्या है, ये थोड़ा सा हमें बताइएगा सबसे पहले। जी बड़ी मेहरबानी है, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इससे कबल जो आपका सवाल है स्वां गार्डन के हवाले से या निजी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से, इससे कबल मैं अपने नाजरीन को आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ कि हाउसिंग सोसाइटी जो बिलखसूस वफाकी ज़िला इस्लामाबाद के अंदर जब लॉन्च हुई हैं वो 2000 की दवाई में हुई हैं। ज़्यादातर जितने भी है उनका बुनियादी मकसद ये था कि जितने भी आपके सूबाई या आपके वफाकी जो इदारे हैं उनके अंदर जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए यहाँ पे वफा के अंदर अकोमोडेशन बनाई जाए जहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है वो रह सके। बदकिस्मती से किसी भी सोसाइटीज़ के अंदर टिल नाउ अभी तक भी आप चाहे आपका अकाउंट सेक्शन के आपके लोग हों, चाहे सेनेट के हों, चाहे नेशनल असम्बली हों, चाहे आपके फेडरल एम्प्लॉयज़ हों, जितने भी जो लोग हैं, जितने भी जो आपकी सोसाइटीज़ हैं, जो उस सोसाइटीज़ का बुनियादी मकसद था अकोमोडेशन के लिए, उन एम्प्लॉयज़ के लिए, उस ऊपर फेडरल एम्प्लॉयज़ के लिए बेसिकली ज़्यादातर बनाई गई है। जो रावलपिंडी से रिलेटेड है वो जो सूबाई एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए आप कहना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली जो सोसाइटियों का ये जो वजूद जो है ये अमल में लाया गया है ये उनको अकोमोडेट करने के लिए। जी, और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि स्वां गार्डन के हवाले से, स्वां गार्डन में सिविलियन एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे जब बनी है तो पहले इसमें जितने भी हमारी यहाँ की लोकल जो MCC बनी थी, अप्रूवल हुई थी, इसकी NOC हुई, इसका लेआउट प्लान बनाया गया, उस पर काम हुआ। लेकिन 2008 के बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक अलग से माफिया ने जन्म लिया। चूँकि MC जो है वो जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका एक सेक्रेटरी ऐसा एक बंदा लाया गया जिसका मकसद जो था सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे कब्ज़ा करना, यहाँ पे अपने ज़ाती मफादात के लिए, ज़ाती तमा नफसानी के लिए मालो मुताल इकट्ठा करना था। फेडरल एम्प्लॉयज़ की सोसाइटी को हाईजैक कर लिया गया, सादा लफ्ज़ों में ये हम बिल्कुल। चूँकि उसका जो लैंड प्रोवाइडर जो था सेक्रेटरी साहब जो थे वो राजा अंसर था, और उसका जो लैंड प्रोवाइडर था उसका बड़ा भाई था राजा अरशद। वो किसी भी तारफ़ के मोहताज ने, बदनामे ज़माना आप सब लोगों को पता है, अभी वो 302 के केस में अंदर भी हैं। उन्होंने बहुत बड़ी लूट मार यहाँ पे की कि अभी तक 2024 है और 98 में बनने वाली जो सोसाइटी थी, अभी तक सोसाइटी के जो मेम्बरान हैं उनके जो बुनियादी जो हकूक़ हैं वो सोसाइटी को अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किए गए। सिर्फ़ और सिर्फ उसके इवज़ हम देखते हैं कि जो हमारी अभी मैनेजमेंट कमेटी है अंसर गोंदल साहब की क़यादत में, रज़ा जो गोदल है, उन्होंने अपना बहुत बड़ी कुर्बानी भी दी है, उन पर भी अटैक हुआ है, उन्हें जान से मारने की भी ज़हमत उठाना पड़ी है।
वो काफ़ी टाइम अभी तक। अच्छा, ये जो आप बात करें, ये जो हाई जैकर या माफियाज की आप जो ये हमें बता रहे हैं, क्या जोन 5 या इस्लामाबाद, ये कैपिटल है, इस्लामाबाद के अंदर ही तकरीबन जोन 5 आता है, तो क्या कानून बेबस है या अख्तियारात नहीं है, या ये कानून से ऊपर है ये शख्स, ये जितने भी लोग ये इस तरह की सोसाइटियों के अंदर हाई जैकर हैं या माफियाज हैं, क्या कानून की गिरफ्त इनके ऊपर नहीं है? असल में मैं आपसे पहले ये कह रहा था, जब इदारों ने यहाँ पे अपने सोसाइटीज़ एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्च किया, तो उसके साथ आपकी ब्यूरोक्रेसी के लोग, आपके पॉलिटिक्स के लोग आपके इन्वॉल्व हुए हैं, आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व हुए हैं, और एक कब्ज़ा माफिया के नाम से एक अलग सी नस्ल ने, अलग सी कौम ने यहाँ पे जन्म लिया, और वो इतने बासर हो गए कि उनके जो मामलात जो थे वो ये आप समझ लें कि पूरे हर इदारे में उन्होंने मुतासर किया, हर इदारे को उन्होंने अकोमोडेट किया। जोन 4 और 5 जो है बेसिक दही इलाका जात हैं जोन 4 और 5 में, और 5 में बहुत ज़्यादा जो रकबा है वो उसमें निजी हाउसिंग सोसाइटी में शुमार आई तकरीबन है निजी हाउसिंग सोसाइटी, मैक्सिमम हाउसिंग सोसाइटी इसके अंदर, क्योंकि जो थोड़े थोड़े जो है ना वहाँ पे वो गांव रह गए हैं, तो वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट इसके अंदर जो है ना वो मार्केट हो गया जी। अच्छा, मेरा दूसरा ये सवाल है कि ये जो हमारे सिस्टम है, ये गालिबन जो आपने जिस तरह फेडरल एम्प्लॉयज़ या रावलपिंडी की हम बात कर रहे हैं, ये कोऑपरेटिव सिस्टम इसको देखता है ना, कोऑपरेटिव के अंडर आती हैं ये सोसाइटियाँ, या इसको कौन देखता है? सीबीआई रेगुलाइज करता है, एलओपी, एनओसी, ये भी थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि वफाकी ज़िला इस्लामाबाद की जब इसका नोटिफिकेशन हुआ है, तो उसके बाद जो आपका पहला जो इदारा बना है वो सीडीए बना है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसमें जब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आबादी बढ़ती गई, मुख्तलिफ इदारे इन्वॉल्व होते गए, सियासतदान इन्वॉल्व होते गए, एक और माफिया आ गया। फिर इन्होंने ज़िले इंतज़ामिया जो है, जो हमारे रजिस्ट्रार जो है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो है, जो सोसाइटीज़ को ऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटीज़ को जो लुक आफ्टर करते हैं, वो हमारे डीसी साहब है, उनके पास ये इख्तियारात है। नहीं, डीसी साहब यानी कि रजिस्ट्रार और डीसी एक ही शख्स देख रहा है, या अलग-अलग ये डिपार्टमेंट है, और इनके ऊपर जो शख्सियात बराजमान है वो भी सेपरेट है, ये भी थोड़ा सा बताइएगा। ये आपको पता है, बड़ी अनहोनी सी बात है कि एक ज़िला के अंदर एक साहिब इख्तियार के पास, एक ऑफिसर के पास 4-4, 5-5 पोस्टें हैं। वो बेहद वक्त एडमिनिस्ट्रेटर भी है, डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर भी है, कमिश्नर भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है। और उसके साथ साथ वो अभी तो आपकी जो हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी बन गई है, इससे कबल एक डायरेक्टर भी था, हेल्थ डायरेक्टर भी रहा है इस्लामाबाद का। ये इतनी ये आप समझ लें कि नून लीग के पिछले टर्नओवर में ये मामला हुआ है कि डीसी से जो इख्तियारात थे बतौर डायरेक्टर, नॉन प्रोफेशनल बंदे के पास एक प्रोफेशनल पूरा जो सेटअप इस्लामाबाद की जो आपकी आरएसएस थी, आपकी बीएचयू जो थे, वो उसे लुक आफ्टर भी करता था। यानी एक बंदे के पास बेहद वक्त 5 इख्तियारात थे जो उसे वो लुक आफ्टर कर रहा था। इसी तरह जो हमारे जब कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी बनी, सिर्फ और सिर्फ और कोई मकसद नहीं था कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऐसा बंदा लाया गया कि जो बंदा अपने बंदों को अकोमोडेट करे, इस तरह अकोमोडेट करे, आसानी से मैनेज किया जा सके, उसमें ना पुलिस इन्वॉल्व हो, ना कोई दीगर इदारे हो सके, यही मैनेज करें। तो उसमें हमने देखे हैं कि इस आप क्या करें कि ये मकसद है कि जो डीसी की पोस्ट है और कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है उसके ऊपर एक ही शख्स विराजमान है, इसी तरह सीडीए और जो कमिश्नर साहब है वो भी एक ही शख्स उसको देख रहा है, क्योंकि इससे ये तासर जाता है कि दोनों जब ये देखिए कोऑपरेटिव में तकरीबन 44 हाउसिंग सोसाइटी है, इस्लामाबाद की सिर्फ हम बात कर लें, रावलपिंडी आरडीए में भी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा तादाद है। तो जब इस्लामाबाद की हम बात करते हैं तो एक शख्स कैसे मैनेज कर सकता है? 44 हाउसिंग सोसाइटियों में उनमें प्रॉब्लम्स हैं, रिहायशियों के, ज़मीन के हवाले से, बेशुमार लैंड के हवाले से, माफिया जिस तरह आप बता रहे हैं। तो एक शख्स वो डीसी के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, वो रजिस्ट्रार के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, वो कैसा, या तो वो आइंस्टाइन है, उसका दिमाग जो है वो इतना तेज़ है, वो दिन रात 24 घंटे काम करता है। तो आप क्या समझते हैं, ये आसानी के लिए बिठाया गया है, एक ही शख्स को आप कॉल करें और उसे कहें कि ये काम होना चाहिए, वो कहें जी यस सर, जी हजूरी हो। हमारा ये अलमिया रहा है बिलखुसूस वकील ज़िला इस्लामाबाद के अंदर। जब मैंने अपना एज ए जर्नलिस्टिक अपना स्टार्ट किया, अपना कैरियर स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि फ़की दही इलाका जात के अंदर अभी तक ये आप समझ लें कि इक्का दुक्का इस तरह को प्रोग्राम हुए हैं, वो भी हमने बड़े उस पर कवरेज भी किया है, कोशिश की है, बड़े आवाम के इश्यूज़ पे उठाए हैं कि डीसी साहिबान जो एसी साहिबान जो है वो यहाँ पे हमारे रूरल एरिया में आए हैं। बदकिस्मती से ना पुलिस इंतज़ामिया यहाँ पे आती है, ना आपका डीसी आता है, ना आपका एसी आता है मौके पे। उन्हें मालूम ही नहीं है जिसके लिए वो लाखों रुपए के अपने इतने मराहत ले रहे हैं,
6 उनके पास गार्ड होते हैं, उनके पास जितने भी लोग अपने घर पे काम कर रहे हैं, जो इन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिनके टेस्ट के साथ, जिनके खून पसीने की कमाई जो है वो जिसके साथ वो फैसिलिटेट हो रहे हैं, उस पब्लिक के लिए वो बजाय उन्हें रिलीफ देने के उनके लिए मसाइल दर मसाइल करते रहे हैं। और बिलखसूस जैसे आपने CDA के हवाले से बात की, मैं बताता चलूँ कि हमारे जोन 4 के एरिया में और जोन 5 के एरिया में जो दही इलाका जात थे, हमारी जो 12 यूनियन काउंसिल जो थी, उसमें CDA का किसी किस्म का भी ना डेवलपमेंट के हवाले से ना किसी और एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट थी। ये जब से आपकी 2000 के बाद से आपकी सोसाइटीज़ बनी हैं, चूँकि लेआउट प्लान बनाने वाले जो इदारे हैं वहाँ पे डिपार्टमेंट आप CDA लुक आफ्टर करता है, फिर इन्होंने अलग से अपना एक अपने बंदों को नवाजने के लिए, मनपसंदों को नवाजने के लिए, अपनी इजाज़तदारी कायम करने के लिए ये जो है अभी आपका लेआउट प्लान जो है वो CDA कर रही है, लेकिन आपका रजिस्ट्रार जो है वो DC साहब है। लेकिन CDA के अंदर अलग अपना DC है, अलग मजिस्ट्रेट है, अलग उनका पूरा जो डिपार्टमेंट लैंड रेवेन्यू का डिपार्टमेंट अलग है, सर्वे का अलग है, उसमें अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं, जिस तरह हम स्वां गार्डन की बात कर रहे थे, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, हमने बाकी सोसाइटियों को भी डिस्कस करना है, तो हम आखिरी सवाल मैं आपका स्वां गार्डन के हवाले से ही करूँगा। ये जो मौजूदा मैनेजमेंट है, ये जो मौजूदा गोंदल साहब है, रज़ा गोंदल साहब और बाकी जो इनके इत्यादी हैं, आप क्या समझते हैं कि इनके आने से कोई इसके अंदर बेहतरी आ सकी है? जी बिल्कुल, बिलखसूस स्वां गार्डन के जो आपकी MC जो मौजूदा है, इन्होंने बड़ा काम किया है। इससे कबल भी आपके अंसर गोंदल साहब का जो टेन्योर था उसमें इन्होंने बहुत अपना तरक्याती काम किए हैं। इन पे बेशुमार लोगों ने ब्लेम किया है जी कि ये करप्शन करके, वो करप्शन करके। लास्ट टाइम भी इनको एक मिली भगत के साथ, साजिश के साथ FIA के अंदर इनको एक प्लान के जरिए इन्हें अरेस्ट करवाया गया। और जो लास्ट टाइम मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्वां गार्डन सोसाइटी के अंदर अगर किसी बंदे ने लैंड माफिया के अगेंस्ट काम किया या स्टैंड किया है तो वो उसका नाम अंसर महमूद गोंदल है। ये मैं बग़ैर मुबालगा राय की बात कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जो बंदा पब्लिक के लिए, अपने मेंबरान के लिए स्टैंड करता है, और अभी 25-30 जो केसेस हैं वो राजा अरशद के साथ वो लिंक है, मुख्तलिफ लिटिगेशन में है। उसका मकसद ये है कि इनको थ्रेट करूँ, और बल्कि जो रज़ा गोंदल साहब है उन्होंने अटैक भी किया था। और बदकिस्मती से और आपके प्रोग्राम की वजह से मैं आज इस्लामाबाद साहब को, और बिलखसूस जो थाना लोईबेर है जहाँ पे इनका जो केस जो ट्रायल हो रहा है, और जो इतना बड़ा बंदा बैठ के बजाय जेल में होना चाहिए वो हॉस्पिटल में तो कह रहे हैं जेल में ही है कि नहीं? आप हॉस्पिटल में है या जेल में? मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, जेल के अंदर है, लेकिन वो उसने सहूलत अख्तियार की हुई है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वहाँ बैठ के उसके पास मोबाइल है, उसके पास पूरा नेटवर्क है, जो अभी तक वो इंस्ट्रक्शन देता है अपने बंदों को। और जो रज़ा साहब पे जो अटैक हुआ था ये भी उसी की एक कड़ी थी। सिर्फ मकसद उसका यही है कि लैंड माफिया के अगेंस्ट दहशत फैलाई जाए, इन बंदों को रोका जाए कि ये हमारे अगेंस्ट, यानी सोसाइटी के ऊपर जो ये जिस तरह हाईजैक किया हुआ था वही तसलसल जो है ना वो चलता रहे, लोगों के खौफ एराज फैला रहे, और अपनी मनमानी तरीके से जहाँ पे प्लाट लगाना चाहे, जो भी मामलात है ज़मीन के, क्योंकि ज़मीन इतनी कीमती हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि अगर आप इंटरनेशनल UK USA की बात करें, शायद वहाँ पे भी इतनी कीमत ना हो जितनी हमारी इस्लामाबाद में जोन 5 के अंदर ये आसमान को छोड़। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे ही है। इसमें आपके इस प्रोग्राम की तरफ से ये बात बताता चलूँ कि ये लास्ट टाइम जो इनका जो इशू है, जो इनके राजा अरशद वाला या अंसर गोंदल साहब का इशू, बेसिक बुनियादी इशू ये है कि 550 कनाल से ज़ायद अराजी जो थी, जो इन्होंने पहले अपने टर्नओवर में 250 कनाल से ज़ायद की जो अराजी थी, वो इसके जेल में इन्होंने अपने ज़ोर बाजू पे एडमिनिस्ट्रेशन से वहाँ पे इन्होंने अपने नाम सोसाइटी के नाम करवाई, जो जिस पे डेवलपमेंट हुई। और अभी रिसेंटली 350 कनाल से ज़ायद का जो रकबा है, जो इनके साथ जो मसला है इनका राजा अरशद के साथ, वो बुनियादी यही है कि 350 की जो कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है, जो हक बनता है सोसाइटी का, सोसाइटी मेंबरान का, उनके हकूक़ के लिए, अभी तक वो इसको सोसाइटी के नाम करवाने के बजाय इस तरह के वो जो मुरक़ात इस्तेमाल करके, इस तरह के काम करके इनको थ्रेट करता है, ताकि ये जो MC जो है, ये मैनेज कमेटी जो है, ये इससे डर जाए, खाइफ रहे, ताकि मैं जो अपने जो मामलात हैं, चूँकि आपको पता है कि एक्सप्रेस वे पे एक प्लाट जो है 1 कनाल का खरबों में जाता है,
तो यहाँ पे इसके 350 कनाल से ज़ायद का जो रकबा है, जो इसका हक बनता है कि जो मेंबरान तकरीबन 10-12 करोड़ के लगभग तकरीबन एक कनाल का प्लॉट बनता है। 300 आप कनाल कह रहे हैं, तो ये तो वाकई खरबों में प्रॉपर्टी जो है ना वो इसकी जाती है। तो ये जो हमारे इदारे हैं ये तकरीबन बेबस नकारा हो चुके हैं कि इन जैसे लोगों को नहीं रोक पा सके। मैंने आपसे पहले कहा ना, चूँकि ये माफिया जो है ये इतना बासर है, इसके जो सोर्स हैं ये यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ की पुलिस है, यहाँ की जितने भी इंतज़ामी इदारे हैं वहाँ तक, हत्ता कि मैं आपको बताऊँ कि जितने भी हमारे लोकल कोर्ट्स हैं, ये जो हमारे जजेस जो लगे हुए हैं, जब बंदे को कोई भी सब इख्तियार हो, जब उसको थ्रेट हो कि इसकी फैमिली के लिए कोई इशू बन जाना है, उसके लिए उसकी फैमिली के किसी मेंबर को इन्हें जोत कोप करना है, ये लोग पैसे के जोर पे मुख्तलिफ इस इदारों में करके उन्होंने अपने ज़री बात है, ये जो लोग माफिया जो बैठा हुआ है वो एक दिन से तो नहीं बैठा हुआ ना, ये काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं, पुराने लोग हैं, सारे मामलात को समझते हैं, तलकदारी को समझते हैं, सियासत को समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी के जितने भी वो दाव पेज हैं उसे समझते हैं, वो इस्तेमाल करते हुए इस वजह से ये इशू है। होना ये चाहिए कि इसी वजह से सिर्फ यही सोसाइटी ये नहीं, हमारी वफाकी ज़िला इस्लामाबाद के अंदर जितने भी पब्लिक जो है वो भी इस्तेसाली का बदहाली का शिकार है। उसका अगर बुनियादी मकसद आप देखें, जो इंतज़ामी जो इदारे हैं, जो जुडिशरी है आपकी, या आपके बदकिस्मती से मीडिया जो है वो भी इस पर रोल प्ले नहीं कर रहा। लोकल मीडिया किस हद तक काम करेगा, लोकल जर्नल्स किस हद तक काम करेगा, हम उसको भी देखते हैं कि उसे भी थ्रेट होते हैं। वो अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए फिर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, चूँकि फैमिली या जान अपने तो कोई और मकसद होता है, अपनी फैमिली के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए बंदा फिर कुछ ना कुछ यानी कि खामोशी रखता है। जी, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हम इस जोन 5 और इन्हीं सोसाइटियों के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि वक्फे से पहले बात हो रही थी जोन 5 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से, स्वां गार्डन की तफसीली इन्होंने, बल्कि जो यहाँ पे मसाइल हैं अतीक साहब ने ये हमें बताया। और अभी अतीक साहब, मेरा जो अगला सवाल है वो ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि जोन 5 के अंदर एक सोसाइटी जिसके सबसे ज़्यादा जो है मुतासरीन भी हैं और मसाइल भी काफ़ी ज़्यादा है, अगर आपको पता है तो आप बयान कीजिएगा, मैं तो नाम लेना चाह रहा हूँ लेकिन गालबन मेरा ख्याल है आपको भी पता होगा, वहाँ पे इतने ज़्यादा मुतासरीन कैसे पैदा हुए, और वहाँ पे करप्शन जो है वो करोड़ों में नहीं अरबों में है। अरब भी ऐसे कि एक एक जो मैनेजमेंट कमेटी है वो अपने 3 साल टेन्योर के अंदर 10, 12, 15 अरब की करप्शन करती है। तो ये क्या हो रहा है? ये जो हमारा सिस्टम है, जो कोऑपरेटिव है, FIA है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, और हमारे जो बाकी जितने भी इदारे हैं वो क्या इसको नहीं रोक सकते? क्या यहाँ पे खामी किस जगह पे है, ये थोड़ा सा बताइएगा। जी, अपना जो सब इस हवाले से जो खामी जो है वो खामी सोसाइटी का भी पहले नाम, मैं जना गार्डन के FECHS के हवाले से बात कर रहा हूँ, ये आपको भी इस चीज़ का पता है, आप इस पर रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं और आपकी एक गहरी नज़र भी है, तो ये थोड़ा सा बताइएगा इसके अंदर क्यों। जी, चूँकि वफाकी ज़िला इस्लामाबाद का जो नवाई इलाका जात है वहाँ पे जिना हाउसिंग सोसाइटी पुरानी सोसाइटी है, जब इसकी लेआउट प्लान बना, इसकी NOC अप्रूव हुई, तो इस पे जो लोग जो बैठे हुए थे, बदकिस्मती से मैं किसी तसब की बुनियाद पे नहीं कह रहा, अगर यहाँ के जो लोग, जो मुकामी जो लोग हैं, जो मुकामी जो लैंडलॉर्ड जो थे, अगर इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट होती तो वो शायद उनको अपने इलाके के लिए, अपने इस ज़िला इस्लामाबाद के लिए, अपने मुल्क के लिए उसके साथ कोई प्यार होता, उसके लिए कोई तगोदो करते। यहाँ पे जितने भी आपकी MCs आई हैं, चाहे वो नवाज़ खान साहब के टाइम की हो, चाहे आपकी कर्नल नज़र इस्लाम की टाइम की हो, या उसके बाद जितने भी आए, यहाँ पे हम समझते हैं कि इस वक्त तक कोई भी ऐसा MC नहीं आई कि जिन्होंने हकीकी मानों में यहाँ के सोसाइटी के मेम्बरान की तर्जमानी की और उसके लिए कुछ ना कुछ यानी अमली किरदार अदा की हो। जो भी आया उसने, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि डंग टपाओ, उन्होंने अपना जो है वो काम किया, आए साल लगाया, 2 साल लगाए,
उनकी तरजीहात में लोगों तरजीहात में जो उनका तरजीहात ये नहीं थी कि आवाम को, मेम्बरान को हम फैसिलिटेट करें, उन्हें आसानियाँ उनके लिए पैदा करें। जिन लोगों ने अपने ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके वफाक के अंदर इस इलाके के अंदर, सोसाइटी के साल हो गए, अतीक साहब यकीन करें कि हमारे पास भी जो लोग आते हैं हम खुद परेशान हो जाते हैं। 15-20 कोई कहता है मैंने अपने बच्चे की जहेज़ के लिए लिया था, अब तो वो जवान हो गई है, तो कोई कहता है हमने एजुकेशन के लिए जो है कोई घर बनाने के लिए, बड़ा जुल्म यहाँ पे हो रहा है सोसाइटी। हमारे साथ बेशुमार दोस्त अबाव हमारे पास आए हैं, चूँकि आपको पता है कि मैं लोकल एरिया से बिलोंग करता हूँ, यहाँ के रहने वाला हूँ। ये जहाँ पे सोसाइटी बनी है ये हमारे मौज़ूआत के इलाके में है, हमारे आबाओ अजदाद की, हमारे इलाकों की, हमारे रिश्तेदारों की ये एरिया जो है उस पर ये बनाई गई है, जिसका मकसद जो बुनियादी ये था कि फेडरल एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे अकोमोडेट किया जाए। मगर बस बदकिस्मती से उन्हें जो जिन लोगों को फैसिलिटेट करना था अकोमोडेशन के एवज, और उन्होंने अपने ज़िंदगी की जमा पूंजी फेडरल, सॉरी मैं यहाँ पे आपकी बात रोकूंगा। फेडरल एम्प्लॉयज़ 7000 मुतासरीन है वो यहाँ पे, वो सारे के सारे तकरीबन फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं, और जिनको प्लाट दे दिए गए हैं वो तकरीबन उनमें आप अगर चेक करें तो 5% भी तादाद नहीं होगी एम्प्लॉयज़ की, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय। मैं वही आपसे पहले हमारा अलमिया यही है, वफाकी ज़िला इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ आपकी बनाई गई हैं वो उस घर से बनाई गई थी कि यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, यहाँ पे अकोमोडेट किया जाए। यहाँ के और जितने भी इदारे थे, और ये फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिंग सोसाइटी के अंदर आप इतने बड़े स्कैंडल हर दौर के अंदर आए हैं कि यहाँ पे चाहे CDA हो, चाहे ज़िला इंतज़ामिया हो, चाहे पुलिस के जितने भी लोग हैं, जितने भी MCs आपकी आई हैं, सरकारी इदारों के लोगों को उन्होंने अकोमोडेट किया है। उन्होंने मुतासरीन का रोना नहीं देखा। उन्होंने वहाँ पे लिटिगेशन में जो अभी तक मसाइल, अभी मोहसिन अख्तर केन साहब के कोर्ट में केस लगा हुआ है, कुछ ना कुछ उस पर कोई नज़र हमें आ रहा है कि उसमें वाकई हमने भी कुछ उसमें रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड रियलिटी देखी है कि वो कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये मैं भी मजबूर हूँ इनके आगे। वो खुद उनके अल्फाज से कि हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर इतनी खामियाँ हैं कि हम लोगों को इंसाफ देने में मुश्किलात है हमें, वो इसको तस्लीम कर रहे हैं। असल में इशू यह है पाकिस्तान के अंदर की जो आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसके पास इख्तियारात होते हैं 17 स्केल से ऊपर, जो ये लोग PSP पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आते हैं, चाहे वो आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आते हैं या आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं या आपके CDA के अंदर जो लोग लगे हुए हैं, अफसरान जो हैं, उन्हें एक चीज़ उनके माइंड में सेट है जिस पे वो अपने उसी को जमाए हुए हैं कि इनको कोई यहाँ से उठा नहीं सकता। अगर यहाँ किसी ने उनको उठाना है, चूँकि डिसमिस फ्रॉम सर्विस अगर उसकी करप्शन साबित हो जाए, या पाकिस्तान के अंदर ये रूल हो कि करप्शन जो बंदा करेगा जिसकी कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये उसने जुर्म किया है, उसे सज़ा मिले कि वो उस सर्विस में, उस महकमे से बिल्कुल उसकी बर्खास्ती हो जाए, तो उसके माइंड में वो आइंदा इस तरह का मामला नहीं करता। इन्हें मालूम है कि जिस बंदे की खातर हम फेवर जिसे देंगे, जिस इदारे को देंगे, जिस पॉलिटिशियन को देंगे या जिस शख्सियत को देंगे, हम उसकी कुछ ना कुछ हम लेंगे। नहीं, बड़े बड़े लोग इनमें, ये तो आप पॉलिटिशियन की बात करें। अभी मैं आपके सामने अगला सवाल रखूँगा। ये जो 24 कनाल कोरिंग टाउन है, इसके पीछे कहा जा रहा है कि 3 जनरल है, रिटायर्ड है, और वो DHA से जो है ना बिलोंग रखते हैं। बल्कि आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, 24 कनाल जो कोरिंग टाउन के पास है, हाईवे के बिल्कुल ऊपर है, और वहाँ पे उसकी मालियत बताई जा रही है कोई 4 अरब से ज़्यादा है। उसके ऊपर जो है ये सुनने में आ रहा है, लेकिन आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। इसके ऊपर ये बताइएगा कि इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, और ये कौन लोग जो इस तरह जो है कोऑपरेटिव की परमिशन भी नहीं ली, CDA से भी नहीं ली गई, और तमाम इदारों को बाईपास करके उसको सेल भी कर दिया गया। अच्छा, असल में इसमें बुनियादी इशू ये है कि जैसे आपने जनरल रिटायर्ड जो जर्नलिस्ट जो थे जिनका तज़किरा आपने कुरान के हवाले से किया, इससे ज़रा पीछे से आप आए तो यहाँ पे जोन 5 के अंदर जो सबसे बड़ी जो सोसाइटीज़ हैं वो आपकी टॉप पे DHA है, जो हमारे डिफेंस को अपना तर्जमानी करती है, उसके लिए फैसिलिटेट की जाती है। मगर बदकिस्मती से जिन शोधा के लिए हम पाक आर्मी को सलूट पेश करते हैं, उस इदारे को सलूट पेश करते हैं, उसके साथ पूरे पाकिस्तान की जितनी भी अवाम है उनके दिलों के जज्बात जो हैं वो मौजूद हैं। मगर बदकिस्मती से चंद ऐसे शर पसंद ये समझ लें या अपने मफादात परस्त टोला एक समझ लें, वो यहाँ पे काम कर रहा है। वो जो इदारे की साख को मुतराज़ा बना रहा है, बदनाम कर रहा है। इस तरह के जो लोग हैं वो
आगे हमारे जो निजी हाउसिंग सोसाइटी जैसे आपका बैरिक है उसमें भी इस तरह के बेशुमार इश्यूज आ जाते हैं। इसका जैसे जिस आपने बात की फेडरल एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो क्रम टाउन को जो वाक़या है, इसमें भी माजी में चूँकि हमारे ऐसी ज़ुखरफ इदा मलक रहे हैं, उनके वाला साहब जो थे वो रिटायर्ड जनरल थे, उनका भी यहाँ पे काफ़ी असर रहा है, वो केयर टेकर भी रहे हैं। हर एक बंदा अपने अपने मफाद के लिए लगा हुआ है कि हम यानी कि इदारे का टैग यूज़ करके यहाँ पे आपकी थर्ड जो आपकी आती है वो गुलबर्ग ग्रीन है जो है, जिसे आईबी की हाउसिंग सोसाइटी है, लेकिन अब वो एक असास इदारे को की नुमाइंदा जो कॉरपोरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी मगर आम जो तासर जो है वो यही है, आम पब्लिक को यही है कि ये आईबी का इदारा है। हालांकि वो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने अकोमोडेट किया, उसकी इतनी परसेंटेज भी नहीं है हमारे पाकिस्तान के अंदर जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, मगर आप अंदाज़ा लगाएं कि 58,000 कनाल से ज़ायद का रकबा आईबी के पास है, जिसमें जोन 5 की बात करें। जोन 5 की बात मैं कर रहा हूँ। ये आप समझ लें कि इस्लामाबाद से लिंक करती हुई ये तहसील कोटा जो रावलपिंडी में आता है उस तक पहुँच गई है। वहाँ पे बेशुमार मिसाइल है लोगों के, हमारे जो जदी जो वहाँ भी कुछ ऐसे लोग मुलव्वस हैं, क्या आप समझते हैं कि बेशुमार मुलव्वस है? उसमें भी जैसे आपने पहले बात की ना, इसकी बुनियादी वजह क्या है? आपका ज़िला के अंदर ज़िले इंतज़ामिया है, यानी डिप्टी कमिश्नर, चीफ कमिश्नर ऑफिस है, आपके सीडिया आ गई है, आपकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ गया है, आपकी लोकल गवर्नमेंट आ गई है, आपकी पुलिस आ गई है। ये इंतज़ामी इदारे होते हैं ना। यहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं, इन्हें जो आपकी निजी हाउसिंग सोसाइटी उन्होंने अकोमोडेट कर दिया, यानी प्लाट दे दिए, फार्म दे दिए या कैश की सूरत में दे दिया, तो फिर इन्होंने काम क्या करना है? अच्छा, ये मुझे ये बताइएगा, जिस तरह हम बात कर रहे थे पहले फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में, कोरिंग टाउन में 24 कनाल की बात की, इसकी जो मौजूदा मैनेजमेंट है, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास भी केस लगा हुआ है, इसके जो मुतासरीन है वो 7,000 से अबव है, तो इसके मेरा ख्याल है कि टोटल जो मेंबर है कोई 15-16 हज़ार मेंबर है, लेकिन 7,000 मुतासरीन भी हैं। आप ये देखें ना कि 50% जो रेशो है वो मुतासरीन की है, तो इसके पीछे जो मौजूदा बॉडी है वो क्या काम कर रही है? ठीक काम कर रही है? और जिस तरह ये 24 कनाल का स्कैंडल आया है, ये 3 जनरल और एक कोई जो मौजूदा मैनेजमेंट का बंदा है वो भी कहते हैं कि बाकायदा साथ शामिल है, तो इसको क्या इदारे नहीं रोक पा रहे? क्या जो वो जनरल है वो ज़्यादा ताकतवर है? इसके लिए क्या किया जा सकता है? बुनियादी तौर पर देखें कि जो आपकी मैनेजमेंट कमेटी होती है, चाहे जिना गार्डन की हो, चाहे किसी भी सोसाइटी को, उसका काम बनता है कि उसको जो इलेक्ट किया है वो उस सोसाइटी के मेम्बरान ने किया है। अब जिना गार्डन की जो अपना एमसी जो थी, इसकी जो इलेक्टेड जो पर्सन जो थे, जब उनकी कमेटी बनी है, काम तो होना ये चाहिए कि वो अपने मेम्बरान की फर्स्ट पीरियड भी देखें कि इसके बुनियादी मसाइल क्या हैं, बुनियादी ज़िंदगी के सहूलियात यहाँ पे क्या है, और मुतासरीन को मद्देनज़र रखते हुए ये काम करें। मगर बदकिस्मती से कोई भी कमेटी होती है, कोई भी इदारा होता है, तो उसके अंदर जितने भी जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, बिलखसूस जो एडमन जिसे लिंक करती है, एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, वो लुक आफ्टर करती है। वो एक बंदे पे नहीं होता कि एक बंदा उसके पास इख्तियार है, वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो करे। जैसे यहाँ पे वाजिद नसीम साहब जो है वो सेक्रेटरी जनरल है, तो उनका काम ये बनता है कि अपने जो कमेटी के जो लोग हैं उन्हें एतमाद में लें, उनसे डिस्कस करें और बाज़ाब्ता तौर पर एजीएम से अप्रूवल करें अगर उनको कोई काम देना पड़ता है। जैसे फेज़ 2 के अंदर उन्होंने जब एजीएम उनकी हुई तो उसके अंदर उन्होंने जो रेट जो था अराजी का, जो 3-4 मौज़ूआत वहाँ पे लगते हैं, तो उसने एजीएम में उन्होंने मंजूर करवाई, चाहे भले उसमें कुछ और नहीं, वो मंजूर नहीं करवाएगा। उसके पीछे क्या था कि वो एजेंडा बुक अगर देखें ना, वो तो एक ऐसा फ्रॉड हुआ है कि जिसके पीछे इदारे भी शामिल थे। वो तो कहती है कि इसमें तकरीबन कुछ 4 करोड़ के लगभग वो कहते कि हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में बाकायदा ये पैसे दिए हैं। उसके बाद ये देखिए जो एजेंडा बुक है ना, अगर आपके पास नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं ये इस पर शेयर भी कर दूंगा, उसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ। मेरा कहने का मकसद ये है कि बुनियादी तौर पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, कोई भी सोसाइटी जब उसकी अप्रूवल लेती है ना, जो अपने काम के आइंदा साल के लिए या जो उसने किए होते हैं, तो उसके लिए एक बाकायदा एक लाएमल है, एक तरीक़ाकार है, उसे फॉलो करना पड़ता है। चाहे बाद में आपकी मंजूर होती है या नहीं होती है, वह अलग मैटर है, लेकिन आपने इसको डिस्कस तो किया ना पब्लिक के अंदर कि ये हम करना चाह रहे हैं, ये हमारी सिफारिशात है, उसे एक्सेप्ट करना वो मेम्बरान के पास है। अगर नहीं भी हुआ तो ये भी उनकी सरदन से, यानी ये हुआ ही नहीं है जो उसको एजीएम के अंदर तो देखें। अब वहाँ पे अगर आप क्योंकि इस इलाके को देख रहे हैं कि वहाँ पे जो पर कनाल लैंड की वैल्यू है तकरीबन 11 से 12 लाख है, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर 20 लाख जो है 18 से 20 लाख में परचेजिंग कर रही है वहाँ पे। अब ये देखें, इसमें भी बड़ा, मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, उसी तरफ में आ रहा था कि यहाँ पे हमारे जो लोकल एरिया के जो लोग हैं, जो मुकामी जो लैंडलॉर्ड है, जिनकी जगह हैं, जिन्होंने जगह अपनी
मजबूरी के खातर अपने किसी मसाइल के खातर उन्होंने अपने सेल आउट किए हैं कि हम इसके के साथ को अपनी गुजर बसर कर सकें। उन्हें जिसकी ज़मीन है, जिसकी प्रॉपर्टी है, उससे 50% से भी कम मालियत दी जाती है, और जो लेने वाले हैं, जो मफाद परस्त टोला जो है, वो उसी जगह से हमारे जो फेज़ 2 की जो बात कर रहे हैं, हमारे 6 से 8 लाख 9 लाख के दरमियान सेल आउट की गई है, ठीक है। और जो परमिशन जो ली जा रही है, या उसकी मंजूरी हुई है या नहीं हुई, लेकिन AGM के अंदर जो उन्होंने डाला है उसमें मेंशन है कि 18 से 20 लाख रुपए कनाल, ठीक है। अब अंदाज़ा लगाएं कि एक कनाल के पीछे 7-8 लाख रुपए फ़ी कनाल के हिसाब से इतनी बड़ी करप्शन जो है वो उस पर जो सर्कल रजिस्ट्रार है उन्हें भी देखना चाहिए, उसके ऊपर जो रजिस्ट्रार साहब बैठे हैं उन्हें भी देखना चाहिए। रजिस्ट्रार साहब का तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो वाजिद नसीम साई साहब कहते हैं कि 4 करोड़ रुपया दे के मैंने ये AGM के जो मिनट्स है अप्रूव करवाए, तो फिर वो कैसे देखेंगे? उनकी आंख पे तो वो चश्मा वो पैसों का लग चुका है, वो नज़र नहीं आ पा रहा। देखिए, ये तो बुनियादी तौर पर मेम्बरान का काम बनता है, उसमें बेशुमार जो हमारे मेम्बरान हैं वो गए हुए लिटिगेशन में, गए हुए केसेस में गए हुए। ये मैं आपसे वही कह रहा था ना कि कोई भी रजिस्ट्रार है, डिप्टी रजिस्ट्रार है, सर्कल रजिस्ट्रार है, वो उसका मकसद है कि मुझे तो कोई बंदा उठाने वाला नहीं है, मैं तो इतना पावरफुल हूँ, और जो दिहाड़ियाँ हैं, जो मेरा जो टाइम टेन्योर है, 3 साल है, 2 साल है, 4 साल है, जितना भी अपनी मर्जी से लगा हूँ, तो वो किसी न किसी अपने मफादात की बेस पे लगा हुआ है। उससे पूछेगा कौन? पब्लिक पूछेगी। पब्लिक को इन्होंने अपना जो है अमूमी तौर पर अब देखें, ये टेक्निकल तरीके से तबकाती तौर पर पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है, जिसके खून पसीने की कमाई से, जिसके टैक्सों से पूरा सिस्टम चल रहा है, उसके साथ इतनी ज़्यादती कि ना उसके लिए आइन साजी की जाती है, कानून साजी की जाती है, उसे सिर्फ और सिर्फ चीनी, आटा, इस तरह के मामला में लगाया जाता है, ताकि ये जो मफादात टोला है, जो हम पे जो मुसल्लत है काफ़ी टाइम से, वो अपने मफादात जो है वो हासिल कर सके। मेरा लास्ट और आखिरी जो क्वेश्चन है वो भी इसी FECHS जिना गार्डन के हवाले से है। इसके काफ़ी केसेस FIA के अंदर मौजूद है, FIRs भी होती हैं 4-4, 5-5 साल, यानी कि FIR होती है 7.5 अरब की, फिर 2.4 है उस अरब की। लास्ट जो प्रीवियस MC थी, जो मेजर आफ्ताब साहब और जिसमें सेक्रेटरी थे इनके वो सत्ती साहब, अफजल रऊफ सत्ती साहब, उनके ऊपर होती है। लेकिन ये 3-3, 4-4 दिन के बाद बैर भी आ जाती हैं, और उस FIRs की इंक्वायरी को 4 साल गुजरने के बावजूद कंक्लूड नहीं किया जाता। और जो मौजूदा करप्शन है उसकी काफ़ी एप्लीकेशंस और इंक्वायरियाँ चल रही हैं, लेकिन FIR किसी के ऊपर नहीं दी जाती, और ना ही कोई हतमी रिपोर्ट, ना ही उससे करप्शन रुक पाती है। फिर इन इदारों का काम क्या है? जैसे आपने कहा FIA के हवाले से, ये भी मैं आपके प्रोग्राम के तरफ से ज़रा बता दूं कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो अथॉरिटी जो है, FIA का बुनियादी काम, इससे कबल ज़रा पीछे आए कि आपकी जहाँ पे भी सोसाइटी जो लगी हुई है, जहाँ पे काम कर रही है, सबसे पहले मुकामी जो आपका थाना है, पुलिस मौजूद है, पुलिस के पास पावर है। पावर से मुराद मेरी ये है कि वहाँ पे ज़ाब्ता फौजदारी लगा हुआ है, उस पर आप वो काम कर सकते हैं। उसको छोड़ के ये एप्लीकेशन मूव करती है FIA में। FIA में एक तरीक़ेकार है, उसके तहत जो आप काम करने वाले जो लोग हैं, जितने भी जो लोग हैं, ऑफिसर जब उस पर एक्शन लेते हैं या कोई भी करप्शन सामने आपकी आती है, मेन मकसद है कि आपकी करप्शन जब पकड़ी जाए तो उस ऑफेंस पे, इस जुर्म पे सज़ा दी जाए। बदकिस्मती से हमारी सज़ाओं जज़ाओं की तरफ लिया जाता। आपको पता है कि यहाँ पे शराब को शहद बना दिया जाता है, शहद को शराब बना दिया जाता है। अगर गरीब बंदा हो तो उसके लिए और कानून है, वो मुर्गी चोरी के लिए उसके 10-10 साल जो है और कानून है। और यहाँ पे FIA के अंदर जो हमारे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं, डिप्टी डायरेक्टर की मैं उससे ज़रा हट के बात करूँ, जो नीचे इंस्पेक्टर लेवल के जो लोग हैं, एक पहली बात यह है कि यहाँ के मुलाजमीन जो है वो बहुत कम तार हैं। दूसरा, जितने भी इन्वेस्टिगेशन है वो अपने लोग, उन्होंने जो जितने पॉलिटिशियन जो पार्टीज़ है, पॉलिटिक्स के हमारी जो पार्टीज़ हैं, उनके जो लोग लगे हुए हैं, उन्होंने नवाजे हुए लोग हैं। आप वहाँ पे ASI भर्ती करवाते हैं, अगर FIA में ट्रांसफ़र करवाते हैं, या डिप्यूटेशन पे लेके आते हैं, या आप डायरेक्टली उसे वहाँ पे तैनात करवाते हैं, तो वहाँ तो लाखों की बात है। एक सीट पे इंस्पेक्टर बैठा हो, अगर उसने 50 लाख रुपए दे के वो इस सीट पे आया हो, तो आपका क्या ख्याल है कि वो हकीकी मानों में पहले इंसाफ उसने क्या इंसाफ नहीं करता? बहुत शुक्रिया अतीक साहब, आपने बड़ा तफसीली जो है ना इसके ऊपर एक ब्रीफिंग दी, और ख़ास तौर पे जो हमारे नाजरीन हैं उनके लिए ये बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम था। नाजरीन, इस तरह के मज़ीद हम इंशाल्लाह प्रोग्राम आगे करते रहेंगे, और जोन 5 के अंदर ये जो हाउसिंग सोसाइटी और लोगों के मसाइल हैं, और यहाँ पे जो इदारों से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो इंशाल्लाह हम आने वाले प्रोग्राम्स में भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ
मुझे इजाज़त दीजिएगा। माजिद चौधरी और अतीक फरहाद को इस्लामाबाद स्टूडियो से अल्लाह हाफिज़।